वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, जी हाँ, इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 2 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सवाल है, आवृत बीजों में लैंगिक जनन के आधार है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पुष्प, बी में बीज है, सी में फल है और डी में भ्रूण पोष है। तो इसमें राइट ऑप्शन पता है क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन पुष्प जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि आवृत बीजों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है फूल में ही होती है, क्योंकि फूल में ही नर युग्मक पुंकेसर और मादा युग्मक स्त्री केसर होता है। और इस फूल में जो है इस प्रकार के पौधा जो होगा द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पुष्पों में स्त्री केसर के जायांग संतति किन जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करती है? तो याद रखना है, जो केसर होता है वो केसर भी स्त्री केसर ही है, जो बहुत ही महंगा मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, ए में दिया हुआ है नर जनन अंग, बी में मादा जनन अंग, सी में परागकण और डी में बीज दिया हुआ है। तो इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा बी होगा, क्योंकि पुष्पों में स्त्रीकेसर जो होता है वह मादा जनन अंग होता है और पुंकेसर जो होता है वह नर जनन अंग होता है। इसलिए बी नंबर जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, परागकण विकसित होते हैं, परागकण जो होते हैं वो किस प्रकार विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लघु बीजाणुधानी में, कि बी गुरु बीजाणुधानी में, कि सी दोनों में, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो होगा ए नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं और परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं, और परागकण जो होता है लघु बीजाणुधानी में विकसित होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? चौथा क्वेश्चन है, भ्रूण कोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण कोष की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए पराग नलिका से, कि बी लघु बीजाणु से, कि सी गुरु बीजाणु से, कि डी लघु बीजाणुधानी से। यदि आपको इस सवाल का राइट ऑप्शन मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा, गुरु बीजाणु से। गुरु बीजाणु से ही भ्रूण कोष का निर्माण होता है और हम भ्रूण का हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं कि जो भ्रूण है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नर है कि मादा है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भ्रूण कोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूण कोष की उत्पत्ति जो होती है गुरु बीजाणुधानी से होती है। पांचवा प्रश्न है, परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए मादा युग्मक जनन का, कि बी नर युग्मक जनन का, कि सी दोनों का, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो परागकण जो होता है परागकण नर युग्मक होता है और परागकण जो होता है नर युग्मक जनन करता है, जिससे नर युग्मक का निर्माण होता है और पीढ़ी आगे बढ़ती है। छठा प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सवाल है, जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है? जनन जो छिद्र होता है परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है? बाह्य भित्ति में पाया जाता है, कि आंतरिक भित्ति में पाया जाता है, कि दोनों में पाया जाता है, कि इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन ए होगा। याद रखना है, जनन छिद्र जो होता है परागकण के बाह्य भित्ति में पाया जाता है, इसलिए बाह्य भित्ति जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होगा। ये जो होती है स्पोरोपोलिन नामक रसायन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, परागकण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती है? परागकण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 1 या 2, सी 2 या 3, डी 3 या 4। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा,
2 या 3 हो सकती है। परागकण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं होगी, तो 2 या 3 होगी। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्त्रीकेसर में कितने अंग होते हैं। स्त्रीकेसर जो है फूल का मादा जनन अंग है और इसमें कितने अंग होते हैं, तो 9 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन सी होगा। स्त्रीकेसर में 3 अंग होते हैं। इस तरह अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एक परिपक्व का मतलब होता है पूर्ण रूप से तैयार। एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। सवाल है, एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा, आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में 5 लिखा है, बी में 7 लिखा है, सी में 8 लिखा है और डी में 3 लिखा है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह 7 होगा। याद रखना है, एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है, एक परिपक्व भ्रूण कोश में केंद्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, 7 होती है। 12 नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, परागकण कारक होते हैं। परागकण जो होते हैं वो किसके कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अजीवीय, बी जीवीय, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर सवाल का ऑप्शन दोनों होगा, अजीवीय भी होगा, जीवीय भी होगा। क्योंकि परागकण जो होते हैं, परागकण सजीव में भी पाए जाते हैं, सजीव रूप में भी होते हैं और निर्जीव रूप में भी होते हैं। यदि परागकण पौधा में लगे हैं तो सजीव है, इसको जीवीय कहेंगे। परागकण यदि जमीन के नीचे गिर गए तो वह क्या हो गया, अजीवीय होंगे। परागकण का कुछ काल होता है, कुछ जीवन काल होता है, उसी जीवन काल तक परागकण जिंदा रहते हैं, यानी उसमें जनन करने की क्षमता होती है और उस समय के बाद जो होती है जनन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होते हैं। प्राथमिक जो भ्रूण कोश होते हैं उसका केंद्रक होते हैं, अगुणित होता है कि 2 गुणित होता है कि त्रिगुणित होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 13 का जो होगा सही उत्तर सी होगा। प्राथमिक भ्रूण कोश के जो केंद्रक होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं, इसको हम 3n से भी सूचित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी कहने का मतलब ना, यदि हम बीज को, कुछ अनाज के बीज को हम लेते हैं और उसको पानी में 1 दिन फूलने के लिए रखते हैं और यदि उसके ऊपर का छिलका यदि हम हटाएंगे, यदि बीज अपने आप ही 2 भागों में बट जा रहा है तो वह द्विबीजपत्री होगा और नहीं बट रहा है तो एक बीजपत्री होगा। 14 नंबर सवाल है, परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 14 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो 14 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, 2 याद रखना है, 2 होता है। एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है, 2। इसको हम द्विबीजपत्री भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है। निषेचन के बाद जो फल का निर्माण होता है वो कहाँ होता है। तो 16 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। याद रखना है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय परिपक्व होकर फल में बदलता है और बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदलता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर सवाल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, द्विव निषेचन, जिसको हम दोहरा निषेचन भी कहते हैं, कि खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए लीवेनहोइक ने, इन्होंने माइक्रोस्कोप का भी खोज किया था। बी नंबर रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने कोशिका की भी खोज की थी, कौर कोशिका की जो पेड़ पौधे में होती है, पेड़ पौधों की छालों में होती है। सी में नामासीन और डी में मेंडल को आनुवांशिक यानी जेनेटिक साइंस का फादर भी कहा जाता है। इनको मरने के बाद साइंटिस्ट की उपाधि मिली। तो छोड़िए अदर क्वेश्चन को, छोड़िए 17 नंबर का राइट ऑप्शन जो होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नामासीन नामक वैज्ञानिक ने द्विव निषेचन की खोज की थी। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर सवाल है, बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या बोलते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, निषेचन के बिना ही फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। निषेचन के बिना ही फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। इसी तरह जीव में भी प्रक्रिया होती है। निषेचन के बाद जीव का जन्म होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे अनिषेक जनन। अनिषेक जनन और अनिषेक फलन में थोड़ा सा अंतर है।
अनिषेक फलन जो होता है पेड़ पौधों में होता है, और अनिषेक जनन जो होता है जीव जंतुओं में होता है। यानी जिस जीव में निषेचन के बिना ही दूसरे जीव का जन्म होगा उसको हम अनिषेक जनन कहेंगे, और जिस फल में निषेचन के बिना ही दूसरे फल का निर्माण होगा तो उसे हम अनिषेक फलन कहेंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए नवासीन, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी लीeuwenhoek और डी रॉबर्ट हुक। तो 19 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता की खोज की। इन्होंने सबसे पहले लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को इन्होंने ही देखा था। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध को दही में बनाता है, और लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने सिंपल माइक्रोस्कोप का खोज भी किया। उसके बाद एम नॉल और ई रस्का नामक दो वैज्ञानिक आए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया जो वस्तु को 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखलाता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है। लैंगिक जनन का लास्टिंग परिणाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए फल, बी बीज, सी भ्रूण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन बीज हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले फूल आता है, फूल अंडाशय में परिवर्तित होता है, फिर अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। जब फल पूर्ण से तैयार हो जाता है तो फल के अंदर बीज बनता है, और बीज ही जो है अंतिम परिणाम है। फिर बीज को हम बोते हैं, फिर पौधा निकलता है, फिर पौधा बड़ा होता है, फिर फूल खिलता है, फिर अंडाशय निकलता है, फिर फल निकलता है, फिर बीज होता है। इस तरह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसी को हम लाइफ साइकिल कहते हैं। लाइफ साइकिल जो होता है पेड़ पौधों में भी होता है, जीव जंतु में भी होता है। इसी लाइफ साइकिल के कारण ही जीव जंतु और पेड़ पौधे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है और आगे भी रहेंगे। ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्र निम्नलिखित में से किन में परिवर्तित हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बीज चोल, बीज चोल का मतलब बीज का छिलका, बी नंबर भ्रूण, सी नंबर भ्रूणपोष और डी नंबर बीज पत्री। तो ऑप्शन नंबर 21 नंबर सवाल का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। भ्रूणपोष जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इस तरह हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो फ्लावर, फ्लावर से फ्लोरी, फ्लावर से फ्लोरी याद रखिए। तो याद रखना है फ्लोरिकल्चर जो है ये पुष्प की खेती से संबंधित है, फूलों की खेती से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमको फूल की खेती के बारे में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह हम कैसे कैसे करें कि फूल का उत्पादन बढ़े, फूल में अधिक से अधिक पैदावार हो और अधिक से अधिक फूल हो, अच्छे अच्छे फूल को विकसित किया जाए। 23 नंबर सवाल है सेमल में परागण होता है, मतलब सॉरी परागण यहाँ पे लिखना चाहिए, परागण लिखा गया है, कंप्यूटर में हाथ से मिस्टेक हो गया है। तो सवाल है सेमल में परागण होता है, तो सेमल में जो होता है चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। सेमल में याद रखना है, सेमल में चमगादड़ नामक पक्षी द्वारा, जिसको हम बदुरी भी कहते हैं। अभी हाल ही में हल्ला हुआ था कि चीन में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है वो चमगादड़ से ही फैला हुआ है। लेकिन ये बात कितना सही है किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो सेमल में जो परागण होता है वो चमगादड़ नामक पक्षी से होता है। ऐसे तो इसको लोग पक्षी कहता है, लेकिन चमगादड़ एक पक्षी नहीं है, यह एक स्तनधारी जीव है, यह एक मैमेलिया जीव है जो कि बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है। ये पक्षी नहीं है, इसे पंख है। 24 नंबर सवाल है हरे नारियल का दूधिया जल है, हरे नारियल के अंदर जो दूधिया जल होता है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए तरल बीजांडकाय है, कि बी तरल भ्रूण है, कि सी तरल भ्रूणपोष है, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन जो होगा सी जो होगा सही उत्तर होगा, तरल भ्रूणपोष जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो 25 नंबर सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एपोकार्पिक, बी पोली एम्ब्रियोनी, सी एंडोस्पर्मिक और डी नॉन एंडोस्पर्मिक। तो 25 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, एंडोस्पर्मिक जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर सवाल है प्रकृति में 80% परागण होता है, प्रकृति में जो 80% परागण होता है तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर ए चिड़िया के द्वारा, बी मधुमक्खियों द्वारा, सी चमगादड़ द्वारा, कि डी घोंघा द्वारा। ऐसे तो सब
चारों के द्वारा परागण होता है। परागण यहाँ पर लिखना चाहिए, कंप्यूटर महादेव परागण लिख दिए हैं। तो 26 नंबर सवाल जो है, 26 नंबर सवाल बोलता है कि सबसे अधिक परागण की जो प्रक्रिया होती है 80% लगभग, वो किसके द्वारा होती है? तो 26 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, मधुमक्खी द्वारा सबसे अधिक परागण होता है। एक परागण प्रक्रिया है, परागण तो कण है। 27 नंबर सवाल है, पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूण कोष तक पहुंचती है? तो 27 नंबर सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है, ए में माइक्रोपाइल, बी इंटेगुमेंट, सी शैलाजा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रोपाइल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर सवाल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1000 पराग कणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? मतलब 1000 परागकण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 28 नंबर सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1000, बी में 500, सी में 250 और डी में 100। तो आपके अनुसार इसमें से कौन बेस्ट ऑप्शन होगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम बता रहे हैं इसका सबसे राइट ऑप्शन जो होगा 28 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन सी होगा, 250 अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब जाके 1000 परागकण का निर्माण होता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एनाट्रोपस बीजांड का आकार होता है? ऑप्शन नंबर ए वक्र के रूप में, बी गोल, सी सीधा और डी उल्टा। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा। एनाट्रोपस बीजांड का जो आकार होता है वो उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को और भी बढ़िया से देखना चाहते हैं तो 2-4 बार इसको देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी हमारा स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे हम और ग्रो करेंगे। तो आप हमको मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए 30 नंबर सवाल बोल रहा है, यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 16 गुणसूत्र है तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो 30 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8, बी में दिया है 16, सी में दिया है 24 और डी में दिया है 32। तो सी नंबर जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।